The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नूं बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करने जा रहे हैं समाज के उस तबके की जिनकी विरासतों पर हम अपना हक तो समझते हैं, लेकिन उनके अनुभव को हम पुराना कहकर खारिज करते जाते हैं। वो समाज जो 60 की उम्र पार कर चुका है और जिनकी तादाद देश में आज 10.5 करोड़ के आसपास है। अंदाजा है कि अगले 10 साल में ये संख्या 17.5 करोड़ को पार कर जाएगी, जिनके बारे में एक अनुमान ये भी है कि 2050 तक जब देश की जनसंख्या 60% के औसत से बढ़ चुकी होगी, वृद्धों की तादाद 360% के अनुपात में बढ़ चुकी होगी, तब वृद्धों को सहारा देने वाली आबादी में भी कमी आएगी। और तब के लिए हमारे समाज और हमारी सरकार के पास क्या कोई सोच, कोई योजना है? हम अक्सर 60 की उम्र पार कर चुके वृद्धों को बेसहारा, लाचार और दया की नज़र से देखने के आदी रहे हैं। हमारी तमाम सरकारी योजनाएं और नीतियां भी उसी विचार के हिसाब से गढ़ी गई हैं, शायद इसलिए कि बुजुर्गों की बड़ी आबादी गरीब है और ढलती उम्र के साथ शारीरिक, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में ये भी सच है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में तेज़ी से बदलाव आ रहा है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। 60 की उम्र के पार भी इंसान लंबे समय तक सक्षम है। तो क्या देश वृद्धों को उत्पादक और उपयोगी जीवन देने के लिए तैयार है? सरकार और समाज के स्तर पर क्या कोई संवेदनशील बृहद कार्यक्रम है जिससे आबादी के इस हिस्से के अनुभव और कौशल का राष्ट्रीय हित में उचित इस्तेमाल हो सके? आज हम बात करेंगे कि वृद्धों की संख्या और सामाजिक स्थिति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच है और क्या किए जाने की ज़रूरत है। क्या सिर्फ वृद्धों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाएं काफ़ी हैं या देश के स्तर पर अलग सोच विकसित करने की ज़रूरत है? और आज की बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं अमिताभ कुंडू। आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, और इसके अलावा आप नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में जिसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कहा जा सकता है, 2006 में आप उसके सदस्य भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मैथ्यू चेरिन हैं, आप सीईओ हैं हेल्पेज इंडिया में। हेल्पेज इंडिया के बारे में देश में सभी लोग जानते हैं, जो भारत में वंचित बुजुर्गों के लिए काम करती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, आप नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर हैं यूएनएफपीए में। यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में आप एजिंग पॉपुलेशन के बारे में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज पांडा, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं वी मोहिनी गिरी, आप गिल्ड फॉर सर्विस नाम की संस्था की अध्यक्ष हैं, जो विधवा महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है। इसके अलावा आपके परिचय के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2010-11 में बनी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति थी, उसे आपने लीड किया था। राष्ट्रीय नीति को रिवाइज करने की जो योजना थी, उसको आपने लीड किया था। आपने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, जिसे अब तक अमल में नहीं लाया जा सका है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर नौजवानों का भी स्वागत करना चाहूँगी, जो आज हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं, जो देश के स्तर पर काम किए जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में जागरूकता से सुनेगी, समझेगी और शायद अपने वक्त में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसका केयर किस तरह से करना है और उसके अनुभव का किस तरह से फ़ायदा लेना है, वो भी समझ सकेंगे आप सब।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहिनी गिरी जी, मैं आप ही से अपनी चर्चा की शुरुआत करूं। मैं चाहती हूं कि आप महिला भी हैं, आपने लंबे समय तक महिला आयोग में भी रही हैं और एल्डरली पॉपुलेशन के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनी थी जिसको रिवाइज करने के लिए 2010-11 में आपको जिम्मा दिया गया था, आपने उसके रिवीजन के लिए कई तरह के सुझाव दिए, लेकिन वो सुझाव आज तक 6-7 साल बाद भी अमल में नहीं आ सका है। क्या सुझाव थे और किस तरह की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिस बड़ी तादाद में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे देश में और आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्या किए जाने की ज़रूरत है और क्यों सरकारें इसकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दे रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगी कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं कि आपने इस समस्या को आज उठाया है जो बहुत गंभीर है। हमारे देश की जनसंख्या के आंकड़े आप दे चुकी हैं। जो भी हम नीति बनाते हैं उस नीति को समय समय पर समय के अनुसार उसको बदलना भी चाहिए। तो उसी बदलाव के लाने की कोशिश में हम लोगों ने नीति बनाई। जो नीति आज ऐसे पड़ी हुई है, अगर वो नीति लागू कर दिया जाता तो मैं बेशक ये कह सकती हूँ कम से कम 70% लोगों को काफी फायदा हो जाता। उस नीति में हमने कई सुझाव दिए हैं कि कैसे उनको देखा जाए, कैसे उनको रखा जाए, कैसे उनको एक आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, किस प्रकार हम उनके लिए रहन सहन खाने पीने का इंतजाम करें, किस तरह से हम देखें कि उनको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े अपनी दवाई के लिए या अपने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, किस तरह के हर देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक जीरियाट्रिक सेंटर होना चाहिए, किस तरह से हम डॉक्टरों को तैयार करें जो कि उनकी देखरेख करेंगे, किस तरह से हम केयर गिवर्स ट्रेनिंग दें जो कि आज एनडी वो कर रहा है, नेशनल डिफेंस वेलफेयर जस्टिस मिनिस्ट्री का, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रस्तुत जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम किया जा रहा है। मैं अपने आप में 80 वर्ष की हूँ और जब मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना पड़ता हो या कहीं जाना पड़ता हो डॉक्टरों के पास, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना कष्टदायक होता है। केवल इतनी सी सुख की बात यह है कि एक बहुत अच्छा जीरियाट्रिक सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खुला हुआ है जो इतना सहायता करता है गरीबों का कि मैं देख के चकित रह जाती हूँ। इस तरह का सेंटर अगर हमारे देश भर में खुल जाए तो आज हमारे प्रॉब्लम बहुत कुछ सॉल्व हो जाएंगे। मोहिनी जी, आपके पास बहुत लंबा अनुभव है और हमें उम्मीद है कि आप पूरी चर्चा में अगर आप रहें तो आपके अनुभव का हम लोग लाभ उठा पाएंगे। पर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, 2011 में जो आपने रिपोर्ट दी उसमें अगर कुछ 4-5 पॉइंट्स आप ऐसे बता सकें जिसको आपको उम्मीद थी कि ये बहुत गंभीर है और इसे सरकारें पूरा करती तो अच्छा होता, वो अडॉप्ट हुई या नहीं हुई और उसका असर सोसाइटी पर किस तरह से पड़ रहा है? जी, हमारी एक सुझाव था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक पूरा डिपार्टमेंट अब खुल जाए जिसमें केवल एक विंडो सिस्टम, क्योंकि हमारे वृद्ध लोग जा नहीं सकते 10 जगह, एक विंडो से उसको पता लग जाए कि हमारा पेंशन क्या मिलेगा, हमको क्या चीजें मिलेंगी। अगर ये एक विंडो सिस्टम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी भी हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारे गरीबों के लिए, हम असहाय लोगों के लिए ये पूरा का पूरा 10 जगह घूमने के बदले एक विंडो सिस्टम उसमें कर दिया जाए। फिर हमारा दूसरा सुझाव था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीरियाट्रिक सेंटर और जीरियाट्रिक केयर में ध्यान देना चाहिए। हमारा तीसरा सेंटर था कि अगर जो है ये मेंटेनेंस एक्ट अभी भी चालू हो रहा है और अगर बच्चा अपने माँ बाप को देख रेख नहीं करता है तो उसको, लेकिन हम इसमें बदलाव चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में कोई भी माँ बाप अपने बेटे के खिलाफ कोई कभी नहीं कह रहा है। बहुत कम केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो माँ बाप हालांकि मरते हैं, पिटते हैं, लेकिन अपने पुत्र के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हैं। इससे अच्छा तो ये कर दिया जाए, हम लोगों ने सुझाव दिया था, जैसे सिंगापुर में हो रहा है कि प्रत्येक बालक का 10% उसका सैलरी का हम उस वृद्ध महिला या पिता को दे दें ताकि उसका देख रेख हो सके उन्हीं के साथ साथ। इस तरह के हमें सुझाव, अब नए नए सुझाव लाने पड़ेंगे समाज में जिससे कि समाज में परिवर्तन हो और असहाय लोग, बुढ़े लोगों के लिए वो बहुत जरूरी, सबसे जरूरी है कि हमारे वृद्ध लोगों को, आप जो ये योजनाएं बता रही हैं इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या आपने इसके बाद फॉलो किया? जी हाँ, हम लोग रोज फॉलो करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वहाँ का वहाँ रखा है बस, और कुछ नहीं हुआ। जी
जी, हम आपके पास आना चाहते हैं संजय कुमार जी। आप लोगों की जो UNFPA की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें ये देखा कि जो गरीबों के लिए पेंशन योजना चलती है उसका 18% ही लोग लाभ उठा पाते हैं। 18% लोग गरीब वृद्ध पेंशन योजना का लाभ उठा पाते हैं। 3.5% लोग ही हैं जो अन्नपूर्णा स्कीम का फ़ायदा उठा पाते हैं। 1/4 महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन का फ़ायदा उठा पाती हैं। तो ये तो केवल वो योजनाएं हैं जो पेंशन आधारित योजनाएं हैं। इनका फ़ायदा अगर इस लेवल पे उठाया जा रहा है तो जो बाकी स्कीम्स हैं जो अभी चल रही हैं उनका क्या असर है? और इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डेटा हो जो वृद्धों के लिए योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से जो आपने बहुत अच्छे अभी आंकड़े बताए, तो आपने एक आईना दिखाया आपने कि जो सरकारी योजना चल रही है वो कहाँ तक पहुँच पा रही है। लेकिन मैं एक चीज़ में और जोड़ना चाहता हूँ कि जब हमने अपने सर्वे में पूछा था कि इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, वो बहुत ज़्यादा था। मोर देन 80% लोगों को जानकारी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जितने लोग जानते हैं इस बात को, तो ये योजनाएं कितने कम लोगों तक क्यों पहुंच रही हैं? उसके बीच में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। और हमने जब ये अलग स्टडीज़ करके और लोगों से पूछा तो ये देखा कि बहुत सारी बीच में चैलेंजेस होते हैं, उसकी वजह से योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसा नहीं है कि योजना को पहुँचने देने से रोका गया है, लेकिन चैलेंजेस, तो मैं 2-4 मिनट आपको कुछ चैलेंजेस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एक पृष्ठभूमि प्रदान करेगा, चाहे NGO सेक्टर से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो। तो ये चैलेंजेस हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। एक पहला चैलेंजेस ये है कि हम कहते हैं इंडिया इज़ वन, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ स्टेट्स जो सदर्न स्टेट्स में, वहाँ पर ये एजिंग की समस्या थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कि अभी जो डेमोग्राफिकली इतने एडवांस नहीं है। तो इसलिए थोड़े थोड़े अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर ये समस्या ज़्यादा है, जहाँ ये कुछ राज्य हैं जहाँ ये ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आपने बताया था जी। मैं अगर एक आंकड़ा देना चाहूँ कि अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल का होता है भारत में, तो वो एक्सपेक्टेड है अनदर 17 साल और जीने के लिए। 17 से 20 साल कम से कम। 17 मतलब एक एग्जैक्ट आंकड़ा 17 है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 17 में से अगर पुरुषों को देखा जाए तो वो तो पता चला वो 16 या 17 साल ही हैं, बट कि महिलाएं 19 साल तक की जीती हैं। तो अपने आप में एक चैलेंज ये है कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली है, जो ज़्यादा महिलाएं हैं उनके बारे में, और आपको पता होगा अगर सेंसस आंकड़े अगर आप देखें तो उनकी वनरेबिलिटी और असहनीयता, और मैडम ने बताया संजय जी, हम ये बात करेंगे कि जो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मृत्यु दर में जो कमी आई है उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके लिए राष्ट्रीय योजनाएं क्या होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये था कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी ज़मीन पर क्या स्थिति है? उनकी स्थिति ये है कि उनके कुछ चैलेंजेस, मतलब ये उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस है। पहला हमने ये देखा था कि बहुत सारे चीज़ों में वो जो कागजी कार्रवाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, और किसी के पास ये होता है कि इसमें मैं इतने फॉर्म भरूंगा, ये करूंगा। जैसे मैडम ने बताया कोई सिंगल विंडो हो तो इज़ वन ऑफ द गुड सजेशन, जाके वहाँ पर आप फैसिलिटेट करें ताकि लोग आपके कार्यक्रम से जुड़ें, ना कि आप केवल कागज़ भरवाएं। सो दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये देखा हमने कि अगर इवन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या रेगुलर वो पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। आजकल अभी नए आधार कार्ड या उनसे जोड़ने की कोशिश चल रही है, बट उनके मिलने में भी दिक्कत होती है। इसलिए लोग एक तरह से असहाय हो जाते हैं कि अगर ये प्रोग्राम इतने फॉर्म भरने हैं, नहीं हो रहा है कुछ। तो ग्रास रूट लेवल पर अब आप देखिए हमारे दूर दराज के इलाके हैं, गाँव की हम बात कर रहे हैं, शहर में तो फिर भी लोग कर लेते हैं, गाँव में वो कैसे करेंगे? वहाँ की जो पंचायतें हैं, क्या उनको पता है कि हम उनको फैसिलिटेट करें इन प्रोग्राम के लिए? सो दीज आर द ऑपरेशनल चैलेंजेस को भी हमें देखना पड़ेगा योजनाओं के साथ में। तो ये चैलेंजेस, तो ये जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं इनकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। लेकिन सामाजिक स्तर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सामाजिक स्तर पे क्या जो वृद्धों को जिस तरीके की सिक्योरिटी और जिस तरह के उनके अनुभव का फ़ायदा यंग जनरेशन को उठाना चाहिए, वो सब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, सामाजिक स्तर में 10.5 करोड़ आबादी है, उसमें आपने ही बताया कि 18% लोग को पेंशन मिलता है, बाकी लोगों को पेंशन नहीं मिलता। गरीब वृद्ध जो हैं, हाँ, गरीब वृद्ध, उसमें भी जो मिलता है करीब 200 रुपया है, कहीं 1000 रुपया है, लेकिन उसके बीच में आता प्रति माह। एक समस्या है। दूसरा है स्वास्थ्य का समस्या है, और आजकल नौकरी के कारण बहुत यंग लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहर में, और करीबन माइग्रेशन इतना हो गया क्योंकि अगर बिहार में जाएं, यूपी में जाएं तो गांव में ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा एल्डरली है, और उत्तराखंड जाओ तो गांव में बिल्कुल एल्डरली है, बाकी लोग सब शहर में है। उसमें देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और वृद्ध लोगों का जो
समस्या है, सुनने के लिए कोई नहीं है, उनको केयर करने के लिए कोई नहीं है, और गवर्नमेंट का सिस्टम जो स्वास्थ्य के बारे में या पेंशन के बारे में नहीं काम कर रहा। पहले बीपीएल कार्ड का जरूरत था, जो पेंशन मिलना है, जो भी फैसिलिटीज मिलना है, उसका इशू में बहुत सारे दिक्कतें थे। बाद में यूआईडी आ गया, यूआईडी का इशू में बहुत सारे, राजस्थान में हमने सर्वे किया, काफ़ी लोगों के पास, जिसके पास यूआईडी कार्ड है उसको भी अन्नपूर्णा या अंत्योदय योजना से कुछ नहीं राशन नहीं मिल रहा। अगर पेंशन नहीं मिल रहा, यूआई और राशन भी नहीं मिल रहा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो राष्ट्रीय पॉलिसी है, हमने बताया कि जो मोइनीगिरी बता रहे थे, उसमें यूनिवर्सल पेंशन होना चाहिए। जो भी पेंशन चाहते हैं उनके लिए पेंशन होना चाहिए। और देश में नेशनल सोशल सर्विस जैसे एक नेशनल सीनियर सिटीजन सर्विस होना चाहिए, जिसमें बुजुर्ग लोगों का जो विजडम है, उसका लर्निंग है, वो टैप हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यंग लोगों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ऐसे कुछ योजना तो लागू करना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादातर गवर्नमेंट का स्कीम्स अभी तक फेलियर्स है। जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है वो अभी भी 104 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लागू हुआ। देश में करीबन 650 डिस्ट्रिक्ट से उसमें से सिर्फ 104 जिलों में लागू हो सका है, बाकी जिलों में अभी लागू नहीं हो पाया। ये स्वास्थ्य मंत्री ने पार्लियामेंट के सामने ये कबूल किया, क्वेश्चन आवर में कबूल किया है। जी, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का हालत है। हम आप दो लोगों से इस बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर भी क्या क्या प्रयास होते हैं प्रशासनिक स्तर पे। हालांकि आप दोनों प्रोफेसर हैं, लेकिन आप दोनों ही राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उससे जुड़े रहे हैं। आप 2006 में जुड़े रहे हैं और आप अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ। जो नीतियाँ बनती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या सरकारी स्तर पर गंभीरता रहती है, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां आती हैं उसको दूर करने का कोई प्रयास होता है या नहीं होता है? हम उस पर तो बाद में बात करेंगे कि उसकी नीतियां कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। पर जो नीतियां, जिसके बारे में लगातार यूएनएफपीए और दूसरी संस्थाएं रिपोर्ट करती रहती हैं, तमाम सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक सेवा में लगी हुई हैं वो भी रिपोर्ट करती रहती हैं, पर क्या उसको देखते हुए सरकार अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने में और सुधार की गुंजाइश नहीं रख सकती और सुधार नहीं कर सकती? अमृता जी, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एजिंग एक टाइम बॉम्ब की तरह है, एक महान समस्या है, और इसको सपोर्ट करने के लिए ये आंकड़े दिए जाते हैं कि अभी 8% है वृद्धों की आबादी, अभी वो बढ़ के 2050 तक 22% हो जाएगी, 320 मिलियन हो जाएगी, जो अमेरिकन पॉपुलेशन के बराबर है। और इसकी वजह से हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये परिप्रेक्ष्य ही गलत है, क्योंकि हमें ये देखना है कि समस्या ये नहीं है कि हमारे वृद्ध लोग ज़्यादा जिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ने का जो दर है वो दूसरे देशों की तुलना में कम है, ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारी डिपेंडेंसी रेट अगर कम हुई है, इसलिए हुई है कि हमारे सक्सेस रहा है फैमिली प्लानिंग में, फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने में। एनएफएच का 4th राउंड तो यही बताता है। समस्या ये है कि कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कुछ तो बनाते हैं और राज्य सरकार पर छोड़ दिए जाते हैं, और राज्य सरकार की एबिलिटी अलग अलग है, कहीं पर 200 रुपये मिलता है, कहीं 2000 भी मिलता है। मैं, चूंकि आपने कार्यक्रमों का जिक्र किया, मैं एक स्पेसिफिक कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें बड़ी उम्मीद थी हमें, अटल पेंशन योजना के साथ 1000 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही सबको। लेकिन ये सही है कि अभी जो वृद्ध हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन हमने सोचा चलो अगले 15-20 साल में जो समस्या वो समाधान हो जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या पर्सपेक्टिव क्या है, आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जो जमा कर रहे हैं, ये तो आपको जमा करना पड़ेगा। 18 से 40 साल के जो लोग हैं उनको जमा करना पड़ेगा। अगर आप 20 रुपये जमा करते हैं, 5 साल तक सरकार कुछ पैसा देती है, और उसके बाद में जो है 1000 रुपये 60 साल होने के बाद में मिलेगा, और ये मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% से भी कम है। अगर सरकार का पैसा काउंट करें तो 7.3% है। लेकिन जो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हम लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद में हमारे लिए जो स्कीम है उसमें 8.5% मिलता है। मुझे लगता है ये सीरियसनेस नहीं नजर आता है। अगर वाकई अगर आप एक पेंशन स्कीम को भी आप चला रहे हैं तो आपके जो कंसर्न है जो वृद्धों के प्रति, और स्पेसिफिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके लिए अगर ये कार्यक्रम अटल पेंशन योजना है तो पहले तो ये करना चाहिए कि जो लोग ये मंथली अमाउंट को नहीं दे सकते उसके लिए क्या जरिए हो सकते हैं करने का। और दूसरी बात यह है, कम से कम
8% तो आप दीजिए, जो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटायर कर चुके हैं, जिनके जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनको आप दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये, इससे लगता है कि हमारे पॉलिसी लेवल पे कुछ थिंकिंग में कमजोरी है, हमें इसकी सीरियसनेस में निश्चित रूप से इनएडिक्वेसी नजर आती है। क्या वाकई पांडा साहब थिंकिंग में या मतलब सोच में कुछ कमजोरी है, या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में वाकई प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ जो वृद्ध हैं वो उस तरह से अपने हक की मांग भी नहीं उठा पाते या उस तरह से आगे नहीं बढ़ के कुछ कह नहीं पाते, इसलिए भी ये समस्या आ रही है? अमृता जी, जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो तो गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में है। हाँ। और सब तो जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसा फंक्शन करता है। स्टिल कुछ तो होता है। हाँ। लेकिन मैं जो बोलूँगा कि गवर्नमेंट से बाहर देखना पड़ेगा हमको कि और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट जहाँ पर थोड़ा फैसिलिटेटिंग करेगा, लेकिन डायरेक्टली उनको बोलेंगे कि नहीं सबको 5,000 की 7,000 रुपया दे दो, वो तो गवर्नमेंट हो सकता है अभी दे नहीं पाएगा। उसका फिस्कल बर्डन इतना हो जाएगा वो नहीं कर पाएगा, अनलेस उसका जो बाकी सब सब्सिडी है वो सब कम करेंगे, तो उसमें तो फिर दूसरा प्रॉब्लम लेकिन आएगा। पांडे साहब, हमने तो ये भी सुना है कि अभी भी ज़्यादा नहीं, केवल 1.4% जीडीपी का खर्च करते हैं सोशल सिक्योरिटी पे सरकारें। तो 1% भी अगर वो बढ़ा दे या 2% भी कर दे तो काफ़ी हो जाता। नहीं, टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है अबाउट 18-19% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट 18-19% सोशल सिक्योरिटी पे खर्च करती है? नहीं, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मशीनरी रन करता है, तो जो सब्सिडी पार्ट है जो वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जाता है, इट इज नॉर्मली अबाउट 3 to 4%। एल्डरली पॉपुलेशन के लिए? फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, फॉर द एंटायर नेशन। मैं तो केवल एल्डरली पॉपुलेशन के लिए मैं अभी आ रहा हूँ उसको, कि सब ग्रुप के लिए टोटल 3 to 4% होगा। उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट दे नहीं पा रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगा। तो अगर 5% दे पाएंगे तो किसका कितना शेयर होगा वो हमको शेयर करना पड़ेगा, कि अगर 10% एल्डरली पॉपुलेशन है तो उनके लिए प्रोपोर्शनेट जा रहा है कि नहीं, उनका नीड भी ज़्यादा है वो भी देखना पड़ेगा, एबिलिटी कितना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटिंग रोल दे के सोसाइटी क्या कर सकता है, लेट्स थिंक अबाउट दैट। सोसाइटी में से एनजीओ ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर क्या कर पाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक परसेंटेज इसमें लगा पाएंगे कि नहीं, कि अगर उनको कुछ बेनिफिट देना है, टैक्स बेनिफिट, तो गवर्नमेंट वो दे पांडे साहब, पाएगा। आपको जरूर ये पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और वो किस स्टेज में हो रहा है, और भी दूसरे सेक्टर्स में उसका यूज किया जा रहा है। जब वहाँ पे जहाँ पे सक्षम पॉपुलेशन है और जहाँ पे मतलब हर बात के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो एल्डरली पॉपुलेशन के लिए या प्राइवेट सेक्टर से आप चाहेंगे कि वो मदद करे, ये सफल हो पाएगा? या सरकार को कोई नीति तो बनाए? सरकार का जो नीति होगा कि ये CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स जो फंड है, उससे whether 5 or 10% can go towards elderly people, because these people will constitute now about 10% of the population. तो उसमें अगर 10% आएगा, if government makes the rule, वो बहुत बड़ा फंड होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सुझाव भी आया था कि एक नेशनल फंड बनाया जाना चाहिए और उसमें 1500 करोड़ का एक फंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए एल्डरली पीपल के लिए, ताकि वो उनकी भलाई के लिए और उनके जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं उनके लिए खर्च हो सके। आप जो बोल रहे हैं उसमें तो सब सेक्टर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, व्हाई ओनली गवर्नमेंट? उसको अगर थोड़ा बढ़ाना है, 1500 करोड़ ऑल्सो विल नॉट बी सफिशिएंट। अब देखिए जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होता है वो कितना पहुंचता है, उसका क्लेमेंट कितना है, तो इसमें 1500 करोड़ भी सफिशिएंट नहीं होगा, स्लोली कैसा राइज करेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये फंड का बात है। लेकिन और एक जो चीज़ है कि मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि अभी जो हमारा जो डेफिनेशन है एल्डरली पॉपुलेशन, वो 60+ है जी। ये डेफिनेशन बहुत दिन पहले ठीक हुआ था, लंजीबिलिटी तो बढ़ गया है। बहुत सारे आदमी अभी देखते हैं कि जो कि 60 में रिटायर्ड होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मोहिनी गिरी जी से मैं ये चर्चा जरूर करना चाहती हूँ, जिस पर आपने सलाह दिया है कि केवल सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाली जाए, इसमें प्राइवेट सेक्टर और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ना चाहिए। क्या बिना सरकार की पहल के सामाजिक संस्थाओं को या फिर प्राइवेट संस्थाओं को इस बुजुर्गों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम के साथ जोड़ा जा सकता है? और अगर जोड़ा जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी सबकी?
नहीं, मैं ये नहीं कभी भी कहूंगी कि बिना सरकारी सहायता के कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगी कि एक नेशनल कमीशन फॉर एल्डरली बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीजें नहीं चला सकती है। गवर्नमेंट को एक ऐसा विंग बनाना चाहिए जो नेशनल कमीशन हो, जहां पे सिर्फ एल्डरली के बारे में केयर किया जाए, उन्हीं की बातें सुनी जाए और उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए। जब तक हम ऐसा कमीशन सरकार की ओर से नहीं बनाते हैं, उसमें हम सहयोग ले सकते हैं एनजीओज का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, और जिसका भी है, जिसको है वो आके सहायता करे, लेकिन ऐसी एक संस्था जरूर होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, एटोनोमस हो, और उसको एक दर्जा दिया जाए, हाई दर्जा दिया जाए, जैसे माइनॉरिटी कमीशन या ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस तरह का एक कमीशन हो तो कम से कम वृद्ध लोगों की पहुंच, और ये कमीशन केवल सेंटर में नहीं हो, ये कमीशन स्टेट कमीशन हो, फिर हम तो इसको मेरा तो ये मानना है कि ये सारे कमीशन तो तभी काम करेंगे जब एक राष्ट्रीय सोच बनेगी, और राष्ट्रीय सोच बनाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकली इसको राष्ट्रीय सोच के रूप में नहीं सामने लाया जाएगा, तब तक समाज इसको अडॉप्ट ही नहीं करेगा, और जब तक समाज अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी भी और संस्था को आप जोड़ लीजिए, वो उस तरह से फंक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं होगी, तो वो फंक्शन ही नहीं करेंगी। तो फिर मैं आपका सब पूरा समर्थ हूँ जी। मैं नहीं बोला कि मैं बिना सरकार का फंड से आप करिए, मैं बोला कि उसका बियॉन्ड जाना चाहिए जी। तो सरकार एक इनिशियल सीड फंड देगा, उसके बाद बाकी सब सप्लीमेंट करेंगे। मेरा मतलब वही था जी कि नहीं तो सरकार अकेला नहीं कर पाएगा। जी, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं? यहाँ ये कहना चाहता था कि अभी अगर रिसेंटली आप देखिए 2016 में एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड की स्थापना की गई है जी। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि कई सरकारी खातों में जो अनक्लेम्ड मनी होते थे, तो हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि वो पूरे के पूरे मनी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में उसको दे दिया जाए। कितना होगा वो अमाउंट? मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ से ऊपर का है, 15,000 करोड़ रुपीस का है। तो इसको वहाँ पर देखे, बल्कि ये भी सुझाव था कि उसके केवल इंटरेस्ट से ही आप अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। ये बहुत ही हाल फिलहाल में उठाया गया है, तो कुछ रिसोर्सेज आए हैं, बट अगेन चैलेंज यहाँ पर है कि अब इन रिसोर्सों को किस अच्छी तरह से मतलब उससे योजनाएं बना करके, और योजनाओं को पालन करने में जो हर एक स्टेप्स में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम दूर दराज के लोग, किस तरह से हम जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक हम पहुंचें, तो इस तरह की सोच हमें बनानी पड़ेगी। एक और जो समस्या आ रही है सामने, वो ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर रिटायरमेंट एज 58 या 60 के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मृत्यु दर में कमी है, और बहुत सारी बेहतर स्वास्थ्य योजनाएं भी हैं जिसकी वजह से लोग अब लंबे समय तक काम करने योग्य रह रहे हैं। उनके लिए सरकारी स्तर पर क्या सोच विकसित हो रही है, क्या सोच विकसित करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय नीति ज़रूर है एल्डरली पॉपुलेशन को लेकर, लेकिन उस नीति को रिवाइज करने के लिए मोहिनी गिरी की कमेटी ने सुझाव दिया। उस सुझाव पर अभी तक तो मेरी जानकारी के हिसाब से कोई अमल नहीं हो सका है, तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सुझाव हमारे यहाँ पर पैनलिस्टों की तरफ से आई है। एक सुझाव ये भी आया पांडा साहब की तरफ से कि क्यों ना इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को, NGOs को, सबको शामिल किया जाए और सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ताकि वो देश में जो तमाम वृद्ध हैं या वृद्धों की जो बढ़ती आबादी है उसके मदद के लिए काम करें। आपका क्या मानना है, क्या ऐसी कोई योजना होनी चाहिए? अमृता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी निश्चित रूप से बढ़ी है पिछले 30 सालों में, लेकिन अगर आप मिडिल इनकम कंट्रीज़ का वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें, हमारे यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बढ़ने का जो दर है वो कम है दूसरे को तुलना में। यही वजह है कि चाइना में तो डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन का वृद्धि का दर जो है काफ़ी तेज़ी से है। हमारे यहाँ अभी भी स्लो है, क्योंकि हम लोग ठीक से उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक इसका रूरल अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कम से कम 6 साल का फ़र्क है। अगर आप एक्सपेंडिचर कैटेगरी देखें, जो लोएस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी और हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी में 8 साल का फ़र्क है, तो निश्चित रूप से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक यूनिफॉर्मली हमारे देश में नहीं बढ़ रहा है। जहाँ तक सिविल सोसाइटी का सवाल है, उसको आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से कोई इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर अगर आए तो
उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो वृद्ध पॉपुलेशन है उसकी वल्नरेबिलिटीज कैसे हैं। पहली बात तो ये है कि एक सर्वे अभी हमने पढ़ने को मिला, 70% जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो किसी न किसी बीमार के शिकार है, क्रॉनिक डिजीज के शिकार है। 70%। हाँ, और दूसरी बात, वहाँ में महिलाएं ज़्यादा हैं। 70% ऑफ दिस एल्डरली पॉपुलेशन वो गांव में रहती है, ठीक है ना। अच्छा, और उनमें से कम 20% ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, अपने स्पाउस के साथ में रहते हैं, फैमिली के साथ में नहीं रहते। जब हमारी समस्या ऐसी है कि ग्रामीण एरिया में हमको एड्रेस करना है, रिमोट एरिया में जाना है, ऐसे सेक्शन को लेना है जिसमें बीमारी है, जिनका कमजोरी है, उनको अगर ये भी जिम्मेदारी दें कि भाई हाँ आप बुढ़े आदमी हैं, आपको सड़क पार करवानी है, वो भी शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ऐसे वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ में डील करने में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। कुंडू साहब, आपकी ही इस बात से मेरे अंदर एक आइडिया आया, वो ये कि बहुत सारे जो शहरों में जो वृद्ध पॉपुलेशन है जो 60 साल बाद या 58 साल बाद रिटायर करती है और उनकी काम करने की क्षमता 17 साल आपने बताया और ज़्यादा हो सकती है, तो क्या ऐसे लोगों को अगर गांव की वृद्ध पॉपुलेशन की हेल्प के लिए यूज़ किया जाए या उनको उनके कौशल का इस्तेमाल किया जाए तो दोनों के बीच एक कॉमरेडरी भी बढ़ेगी और दोनों की समस्याएं साझा भी होंगी और उससे एक बेहतरी की गुंजाइश भी बनेगी? क्या ऐसा संभव है? इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जिस वृद्ध पॉपुलेशन के पास कैपेबिलिटी है उनको निश्चित रूप से एंगेज करना चाहिए वर्कफोर्स में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70 से 80 साल के उम्र वाले लोगों में अगर आप वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को लेते हैं कि कितने लोग काम करते हैं, इंडिया में काफ़ी हाई है। इसका मतलब ये नहीं वाकई उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास कोई चारा नहीं है। 60 to 70% में भी अगर रूरल एरिया में देखें तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ 80 के ऊपर भी मैंने एनालाइज करके देखा दूसरे कंट्रीज की तुलना में, हम देखते हैं हमारे देश में वृद्ध लोग काम करते हैं। काम करना निश्चित रूप से चाहिए जिनके पास क्षमता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके पास क्षमता नहीं है, जो मजबूरी में काम करते हैं उसके लिए निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम बनना चाहिए। और जो ये अटल पेंशन योजना में जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, 40 साल के ऊपर हैं या जिनके पास ये मंथली इंस्टॉलमेंट देने की क्षमता नहीं है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जी, जो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं उनको मिनिमम कितनी आय मिलनी चाहिए, अगर मिलनी चाहिए तो, और मतलब अगर सरकारें व्यवस्था करें तो? क्योंकि आपने ही ये चर्चा की कि कहीं 100 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 200 मिल रहे हैं, कहीं 1000 मिल रहे हैं, कहीं 1500 भी मिल रहे हैं, तो क्या एक यूनिवर्सल, जो आपने बताया कि एक यूनिवर्सल पेंशन योजना होनी चाहिए, वो यूनिवर्सल पेंशन योजना में कितना अमाउंट फिक्स किया जाना चाहिए? नहीं, हमारा जो पेंशन परिषद के रूप में हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2000 रुपया मिनिमम पेंशन होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। उसका लॉजिक है कि हाफ द मिनिमम वेज इन अ मंथ हैज़ टू बी गिवन एज पेंशन। सो 4000 रुपया आता है मिनिमम वेजेस देख के, उसमें 2000 रुपया, क्योंकि नरेगा में भी बुजुर्ग लोग को कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, केवल गांव में 2-3 लोग को मिलता है, उसमें बहुत मुश्किल है चलाने के लिए। और ये हम सोचते हैं कि 2000 रुपया मिनिमम है। हमने कैलकुलेशन भी किया, जैसे मनोज साहब बता रहे थे जीडीपी का कितना होगा, हमारा कैलकुलेशन है 2.4% ऑफ द जीडीपी यू कैन गिव यूनिवर्सल पेंशन अक्रॉस द कंट्री। और अरविंद सुब्रमण्यन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ने भी लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में बताया कंट्री शुड इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें वो भी 2000 रुपया के बीच में आ रहे हैं वृद्धों को पेंशन। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो CSR है, CSR में करीबन 6000 करोड़ लास्ट ईयर स्पेंड हुआ, ये रिपोर्ट्स कहता है। उसमें भी ज़्यादातर पैसा स्वच्छ भारत के लिए जाता है, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए जाना तो चाहिए ये प्रोग्राम के लिए, लेकिन बुज़ुर्ग के लिए हमने जो एस्टिमेट किया करीबन 200 करोड़ ही गया बुज़ुर्गों के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये CSR का पैसे में सबका मांग है, चिल्ड्रन का भी है, वीमेन का भी है, डिसेबल्ड का भी है, और उसमें चले जाएगा। इसलिए हमारा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है CSR से कुछ पैसा आएगा। दूसरा एक और बात है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। मंत्रालय जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में दे डील विद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल देन डील विद दलित्स प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। एक ही जॉइंट सेक्रेटरी है एल्डरली के लिए, और वो जॉइंट सेक्रेटरी केवल एल्डरली भी देखते हैं, बेगर्स का प्रोग्राम भी देखते हैं, ड्रग एडिक्ट्स का भी प्रोग्राम देखते हैं। जो नेशनल पॉलिसी में मोइनीगिरी कमेटी ने रेकमेंड किया, एक सेपरेट
डिपार्टमेंट होना चाहिए जो डील करता है इसमें, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम उन्होंने एक अलग से कमीशन बनाए जाने का भी अपनी तरफ से सुझाव कमीशन दिया। को भी बनाना चाहिए जिसमें वो एक्सट्रीम केसेस देख सकते हैं कमीशन में, लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। दूसरा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम आना चाहिए, वो 2008 में पॉलिसी में बताया, लेकिन आज तक एक भी ओल्ड एज होम 650 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। और गवर्नमेंट बोलते हैं ये प्राइवेट स्तर पर भी कुछ बना है या नहीं बना? प्राइवेट सेक्टर में कुछ बन रहा है, हेल्पेज ने 6-7 बनाया, बाकी एनजीओस ने भी कुछ बनाया, लेकिन इसमें जो एनजीओस का क्षमता है उसके ऊपर रहता है, बाकी नहीं कर सकते। एक और भी समस्या आती है, जैसे ओल्ड एज होम बनाने का औचित्य क्या है, इस पर भी कई बार लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पे इसको उस तरह की मान्यता नहीं है। हम ये समझते हैं अगर बच्चों ने माँ बाप को ओल्ड एज में भेज दिया तो ये एक तरह का मतलब अच्छी रवायत नहीं मानी जाती है इसे, और वो बच्चों को के लिए भी वो एक तरह का स्टिग्मा होता है, और माँ बाप भी नहीं चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि चाहे माँ बाप के साथ कितना भी जुर्म हो लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, हम भी मानते हैं कि बेसहारा लोगों के लिए ही ओल्ड एज होम ठीक है। हाँ। लेकिन हम भी स्कूल में जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारा शास्त्र कहता है मातृदेव भावा पितृदेव भावा, आप लोग सब आपका पेरेंट्स को देखभाल करना चाहिए। हम 2000 स्कूल में जाते हैं, यही हमारा कैपेसिटी है, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू सब स्कूलों में ये प्रचार होना चाहिए कि सबसे बेस्ट थिंग इज टू लुक आफ्टर योर ओन पेरेंट्स। जी, तो हम सामाजिक स्तर पे क्या होना चाहिए उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बात करना चाहूँगी मैं, जो आप प्रशासनिक स्तर पे जो कमियां हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, या सरकारी स्तर पे जो कमियां हैं उसमें हमने ये भी देखा कि पिछले 10 सालों के दौरान शायद पार्लियामेंट की तरफ से पार्लियामेंट में ना तो कोई बहस हुई, ना ही कोई पार्लियामेंट्री कमेटी में इस तरह का कोई मुद्दा आया। तो अगर इस तरह की चर्चा हो ही नहीं रही है, कोई बहस नहीं हो रही है, तो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें इस इशू को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं है, तो फिर कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या जो भी आप लोगों के नए सुझाव आएंगे उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जब पूरे तौर पे जो राजनीतिक कम्युनिटी है या राजनीतिक फ्रेटर्निटी है उसके अंदर इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अच्छी बात बताई आपने। देखिए, मुझे ये मानना है मेरा कि ये केवल एक, चाहे सरकार का हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का, ये काम नहीं है। एक हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह चलना पड़ेगा, और उस हॉलिस्टिक अप्रोच में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप सरकार कुछ मत करो हम करेंगे। एवरीवन हैज़ टू प्ले देयर ओन पार्ट। अब आप एक एक करके आप लेके चलिए, जैसे हमारी जो भी पुरानी नीति अभी चल रही है उसके अंदर में IPOP एक प्रोग्राम है, उसके तहत बहुत सारे धन दिए जाते हैं NGO सेक्टर को, ओल्ड एज होम के लिए दिए जाते हैं, डे केयर सेंटर्स के लिए दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं अभी। ये दूसरी बात है कि कितना चलना चाहिए, कितना चल पा रहे हैं, किसकी तरफ से दिए जा रहे हैं? ये सरकार की तरफ से NGO को दिए जाते हैं। कई ओल्ड एज होम को सहायता दी जाती है ताकि आप ओल्ड एज होम को चलाएं। एक हमारी उधर से सिविल सोसाइटी का क्या रोल है हमारा, उसका भी इम्पोर्टेंस हमें वो देखना पड़ेगा। तो सबको मिल करके अपना पार्ट करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए खुद अपने परिवार से। जैसा आपने बताया था, इंटर जनरेशनल बॉन्ड, सबसे पहले क्या हमारी जो सोसाइटी चेंज हो रही है अभी, इन्होंने माइग्रेशंस की बात की, बच्चे, और ये कंपल्सन है, आप उस शहर को छोड़ के, गांव को छोड़ के अपनी जीविका के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो हमारे पीछे माँ बाप रह गए, उनको कौन देखेगा? स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो गांव में ज्यादा बढ़ रही हैं शहरों के मुकाबले। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ आउट माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हमने अपने सर्वे में देखा केवल 16 to 20% ऑफ द एल्डरली जो रह रहे हैं वापस, उनमें उनका कोई इंटरेक्शन होता है। तो क्या कर रहे हैं हमारे यंगर जनरेशन और हमारे बुजुर्ग के बीच में, किस तरह से एक बॉन्डेज वो बनना चाहिए। समाज में हमारे बदलाव आ रहे हैं, उस समाज में उस बदलाव को आगे से किस तरह से वो नेगेटिव दिशा में ना जाए, उसको रोकने की जरूरत है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्तर पे जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें माना ये जा रहा है कि फ्रेंड्स आर न्यू फैमिलीज। अब ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं हैं, तो आपके साथ फ्रेंड्स तो हैं, और फ्रेंड्स के साथ फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, या फ्रेंड्स के साथ एक फैमिली नुमा व्यवहार किया जाए और उनके साथ रहा जाए। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स आर न्यू फैमिली, ये इसका कोई सोल्यूशन देता है? पार्टली तो जरूर देता है, बट इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा। अभी मुझे पता चला साउथ के एक स्टेट में, वहाँ एक प्रॉक्सी चाइल्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि अगर गांव मोहल्ले में कोई रहते हैं तो वो आप हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसको प्रॉक्सी चाइल्ड के रूप में अडॉप्ट कर लें,
और वो रोज नहीं जा करके, बट उनके किसी नीड्स पर उनको बैंक जाना है, डेली नहीं जाना है उनको, बस जब भी जाना है बैंक के लिए, उनको दवा लाने के लिए, तो एक है somebody is there to take care of physically. So that kind of friendship. ऑफ कोर्स जब हम बाहर मोहल्ले में रहते हैं, बाहर शहर में, नए शहर में रहते हैं, तो हमारा पड़ोसी हमारा रिश्तेदार होता है। तो इस तरह से एक बॉन्डेज चाहिए। आई थिंक आपके इस सुझाव से मैं ये कहता हूँ कि केवल फैमिली में नहीं बल्कि हमारे समाज में इस तरह की बॉन्डेज होनी चाहिए। फिर थोड़ी सी आप समुदाय के लेवल पर आएँ जहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारे पास सिविल सोसाइटीज़ है, हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी देखिए, अब उनकी जो शिफ्ट होगी आगे चल करके, जिस तरह से हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनके क्या डिमांड्स हैं, उनको हम कैसा दूर कर सकते हैं, उसके लिए उनको अभी से तैयार होना पड़ेगा। लास्टली मैं एक चीज़ और ये जोड़ना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा गैप है हमारे, जब आगे जितने भी नंबर्स होंगे, मैं अभी उसमें कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हेल्थ केयर नीड या कई तरह के उनकी नीड की डिमांड बढ़ गई है और आगे और बढ़ेगी, बट गैप उसको लेकर गंभीरता नहीं है। पहली बात गंभीरता नहीं है, दूसरी बात यह है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या हम अभी तैयार हैं उसको आगे एंटिसिपेट करने के लिए? इतने लोगों को इस तरह का केयर के लिए चाहिए, क्या हम ट्रेनिंग दे पा रहे हैं उनको? दैट्स अनदर क्वेश्चन। जी, ये सवाल हमें उम्मीद है कि जो लोग भी इस तरह के सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े हुए होंगे, अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर इस पर गौर करेंगे। लेकिन नौजवान पीढ़ी अपने बुज़ुर्गों के लिए के बारे में क्या सोचती है, और बुज़ुर्गों की ये जो समस्या अभी हमने डिस्कस की, उसको उस समस्या को दूर करने के लिए नौजवानों की तरफ से क्या किया जा सकता है, या फिर आप लोग की तरफ से कोई सुझाव है जो शायद यंग जनरेशन सोच रही हो लेकिन बुज़ुर्ग नहीं सोच पा रहे हों, तो आप लोग पूछिए। बुजुर्गों से संबंधित जब भी सरोकारों की बात आती है तो श्रवण कुमार की कथा जो हमने पढ़ी है तो उसकी बात आती है, तो कहीं ना कहीं अब ग्लोबलाइजेशन के युग में और जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो इस युग में वो संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं और बुजुर्ग एकाकी फील कर रहे हैं, अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ बन रही है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा। और लेकिन जो भावनात्मक रूप से आप ये कह रहे हैं कि जो भावनात्मक रूप से उनके अंदर एकाकीपन आ रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, हाँ, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप में से जो जवाब देना चाहे। मैथ्यू साहब, आप। ऐसा है कि बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे नहीं है। दूसरी तरफ से हमारा हेल्पलाइंस में कुछ कॉल्स भी आता है जहां यंग लोग बुजुर्ग लोग को शोषण भी करते हैं और एल्डर अब्यूज़ के बारे में प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा होता है और बोलते हैं कि प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए ये जो मेंटेनेंस लॉ लागू किया है। लेकिन लोग कंप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बेटा है वो कंप्लेन करेगा। हमने एक रिपोर्ट भी निकाला है कि हर शहर में अब्यूज़ का केसेस बढ़ते जा रहा है। उसमें कोई आंकड़ा है कि कितने % ऐसे अब्यूजेस बढ़ रहे हैं? नहीं, हमारा रिपोर्ट करते हैं 1 in 3 elderly say that they have been abused. That means 33% of the elderly have faced some form of abuse in the form of neglect or in the form of physical abuse. दिल्ली में सीनियर सिटीजन सेल है जहां उधर भी कंप्लेंट आता है कि घर में मारपीट होता है, खाना बाद में देते हैं, खाना कभी रसोई में देते हैं, स्टोर रूम में देते हैं और सर्दी में बाहर सोने के लिए जगह देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, तो हम जो श्रवण कुमार की संस्कृति वाले देश हैं वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 33% बुजुर्गों की ये शिकायत है कि उनके साथ बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, असल में मैं इस आंकड़े को थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि हेल्पेज का फंडेड एक स्टडी है। ये सही है, मुझे अच्छा लगा कि नौजवान पीढ़ी समझती है कि जो श्रवण कुमार वाली ट्रेडिशन को शायद वापस आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 62% लोग ऐसे शिकायत करते हैं जिसको किसी न किसी तरह इंसल्ट के से या रिब्यूक करके उनको सफ़र करना पड़ता है, एल्डरली जो रहते हैं। और अभी भी 70% हमारे बुजुर्ग जो हैं वो परिवार के साथ में ही रहते हैं। इसीलिए जब हम एल्डरली ओल्ड पीपल होम की बात करते हैं, हमें बिल्कुल जो डिस्ट्रेस हैं, जिनके बिल्कुल होपलेस हेल्पलेस हैं, उनके लिए रखना चाहिए। लेकिन हमारा इंटरवेंशन ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि हमारा एल्डरली जो है फैमिली से एलियनेट हो जाए। अगर आपने डे सेंटर बना दिया तो दिन भर वो चलेगा और शाम को जब आएंगे कहेंगे देखो मस्ती करके आ गई है। आप ऐसा इंटरवेंशन कीजिए कि उस बुजुर्ग के जरिए उस परिवार को कोई फायदा पहुंचा सके। आप उस बुजुर्ग को कुछ ऐसा
काम दी जो घर में से करके ला सके, ताकि घर वालों को लगे कि हमारे इस एल्डरली के लिए नहीं, हमें अगर वो आर्थिक रूप से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके या उसका आर्थिक कंट्रीब्यूशन हो, तो ये जो है घर वालों के बीच में उसका सम्मान बना रहेगा। आपके कहने का मतलब ये है। अगला सवाल ले लें। पॉपुलेशन एजिंग की जो घटना है ये पूरे विश्व में व्याप्त है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भारत में बुजुर्ग करके एक रिपोर्ट भी निकाली थी। उसमें 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार 33 का कारण है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। मैं मोहिनीगिरी मैम की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम लोग जिनकी विरासत में दावा करते हैं और जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उनके लिए ही कोई कमीशन भारत में नहीं है। मैं मोहिनीगिरी मैम से ही सवाल पूछना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2011 बना था और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भारत में चल रही हैं, ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही हैं। क्या इनको स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? मोहिनीगिरी जी, अगर आप सवाल सुन पा रही हो तो मैं जवाब चाहूंगी। ये जब भी जी हाँ, मैं सवाल सुन पा रही हूँ, और मैं इनको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं केवल यही कहूंगी कि सब कुछ राजनीतिक पॉलिटिशियंस के हाथ में है। अगर पॉलिटिशियन चाहे, इफ दे मेक अप देयर माइंड दे विल डू इट। ये ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। आज एक ऐसा अधिनियम निकाला जाए जिसमें कि ये कह दिया जाए कि ऐसे ऐसे है, नहीं तो इतना तुमको फाइन देना पड़ेगा या इतना करना पड़ेगा, तब सब लोग सीधे हो जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक पंचायत को इतना पैसा दिया जाए कुछ, ताकि वो गांव के स्तर पर भी हमारे बुजुर्गों को देखे। हमारी पंचायत को हमें बिल्कुल बेकार नहीं देखना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है। हमने एक 4-5 पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं जहाँ पे पंचायत बहुत अच्छी तरह से अपने अपने लोगों को उनका आधार कार्ड बनवाता है, उनका राशन कार्ड बनवाता है, फिर उनसे आके पूछता है हम क्या करें, आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो पूछता है। तो हमारे पायलट प्रोजेक्ट जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि हमने इनका सहारा पंचायत से लिया है। तो मैं ये सोचूंगी कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। जितने स्कीम्स हैं हमारे डिसेंट्रलाइज करके उसको हम कहें कि इस जरिए से हो जो पास में हो तुम्हारे। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कहाँ ढूंढने जाएंगे? जैसे आजकल एक लड़की के साथ कुछ हुआ तो पहले इस कोर्ट में जाओ, फिर उस कोर्ट में जाओ, फिर वो करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा चीज़ नहीं हो पाएगा। हम बुढ़े हैं, हम आज मैं भी नहीं चल सकती हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, और आपको मालूम नहीं होगा, विश्वास करिए, बैठे बैठे भी इंसान कार्य कर सकता है। तो हमको ऐसी योजनाएं घर पर ही लाकर देनी चाहिए, और जो हम ओल्ड पीपल्स होम बनाते हैं उनमें हम बच्चों को भी साथ रखें। अब एक पायलट प्रोजेक्ट और है जहाँ पे स्कूल खोल दिया गया है, तो रोज माताएं आके स्कूल के बच्चों को कभी रामायण बता देती हैं तो कभी क्रिसमस की कहानी बता देती हैं, और इससे एक संपर्क रहता है और दोनों खुश रहते हैं। वहीं पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी बना दिया गया है ताकि वो देखें कि हाथ से कुछ छोटे छोटे दिए के बत्ती बना सकती हैं, या तो खैर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, या तो कुछ आंकड़े, कुछ सिलाई की चीजें कर सकती हूँ, और इससे भी उनका या मालाएं बना सकती हूँ। इससे एक आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आएगी और जिससे एक सम्मान का जीवन बुजुर्गों के लिए सुलभ भी हो सकेगा। मैं चाहूंगी अगला सवाल पूछें आप। सर, मेरा प्रश्न आपसे है, जब भी बात आती है बुजुर्गों की बात आती है तो हमेशा युवाओं का जो रोल होता है उस पर जरूर सवाल उठता है। लेकिन सर मेरा अब आपसे पूछना यह है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक ग्रामीण परिवार में एक बच्चे को बाहर निकलना ही पड़ता है अपनी आजीविका कमाने के लिए। अगर माँ को भूख लगी है तो मेरा चेहरा देख के तो उनका पेट नहीं भरेगा। या सर ने जैसा कहा 70% लोगों को क्रॉनिक डिजीज है, तो मेरा चेहरा देख के तो उनको नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा सॉल्यूशन है कि उनका भी ख्याल रखा जाए और हमारी आजीविका भी सही तरीके से आ सके? सरकारों को इंटरवेंशन करना पड़ता है और ऐसी स्थिति के लिए ही सरकारी योजनाएं चलती हैं। पांडा साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? वो टाइम में आप क्या कर सकते हैं? आप बोलिए। आप अगर अर्निंग के लिए शहर आए हैं गांव से, अगर इधर आपको 8,000 की 10,000 रुपया मिल रहा है, उससे 1,000 रुपया तो भेज सकते हैं उनके लिए, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा, तो वो भी तो कर सकते हैं। तो और एक चीज़ है कि उनको जो एलिनेशन फीलिंग है, जो प्रोफेसर कुंडू बोल रहे थे, उसके लिए एटलीस्ट आप साल में एक बार जा सकते हैं उनका पास, कि दो अगर पास में है तो 2-3 बार जा सकते हैं। और
वो भी तो है जो और क्या-क्या सोशल कर एस्पेक्ट्स सकते है, हैं? इमोशनल एस्पेक्ट्स है। मैं इन्हीं की बात पर सहमत हूँ उनसे कि सब दोनों की जिम्मेवारी है। तो कम से कम जैसे इन्होंने बताया कि आप उनको आर्थिक सहायता दे सकते हैं, उनको इमोशनल सहायता भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप साल में एक बार नहीं, जितनी आपकी क्षमता है वो जा करके देखें। क्या उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर लागू कर सकते हैं? क्या आपने अगल बगल को बता सकते हैं कि देखो मैं अपनी जीविका के लिए जा रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरे पीछे में क्या आप इनको देख सकते हो, आप उनके टच में रहें। देर आर ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस है ना, ये कोई योजना नहीं, अपने खुद के और परिवेश से निकल के आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ मैं और ये कहना चाहता हूँ, जब हम एजिंग की बात करते हैं और आज ये चर्चा भी निकली है, इस मुद्दे को हमें मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, मतलब हर एक तरफ से। फॉर एग्जांपल अभी पंचायतों की बात उठी, अगर पंचायत जो सबसे करीब है वहाँ पर वो उनको सहायता करें, उनको अपनी योजनाओं से जुड़ने में, पहली बात। दूसरी बात है कि HRD की मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए जिससे कि हम अपने आप को जोड़ सकें और उनकी कुछ सहायता कर सकें। तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, बट उनको हमें किसी तरह से एक आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और somebody has to take a आपका lead. भी कोई सजेशन है? नहीं, मेरा सजेशन है कि हमने देखा है बिहार में, यूपी में बच्चे लोग माइग्रेट कर देते हैं और बुज़ुर्गों को आजीविका के लिए कोई सहारा नहीं है। उसलिए हम लोगों ने एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप किया और उसमें बुज़ुर्ग लोग ही कुछ ना कुछ एंटरप्राइज करके कमाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन में ये लागू किया और गवर्नमेंट ने बोला इसके लिए हम सपोर्ट करेंगे एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। ये UNFPA वाले ने भी डॉक्यूमेंट किया उस काम का, काफ़ी जगह में ये चल रहा। लेकिन जैसे इन्होंने बोला आप लोग कुछ पैसा तो बेच सकते हैं, क्योंकि हमने UNFPA ने एक फिल्म बनाया, जैसे लोग एक बार बेचते हैं, 2 बार बेचते हैं, फिर शादी के बाद नहीं बेचते हैं, और बच्चे होने के बाद बिल्कुल बंद, फिर देखभाल भी बंद, फिर वो बुजुर्ग लोग जब तक आपके पिताजी और आपके जो भी है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्गों को साथ रखते हैं, उनका ख्याल भी करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें 12 घंटे 10 घंटे अपने घर से बाहर रहना है। और अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो बुजुर्ग फिर भी एकाकीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। वैसी स्थिति के लिए भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल मैं अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। मेरा प्रश्न आप सबसे है, जहाँ बार बार अधिकारों की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वहीं आज की युवा पीढ़ी जो है वो आधुनिकता की तरफ दौड़ रही है, भाग रही है। और जब आधुनिकता की तरफ दौड़ रही है तो हमारे जो पारंपरिक मूल्य हैं उनका विघटन होता जा रहा है, संस्कार जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो जो श्रवण कुमार का देश है, वहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है वो किस तरह से योगदान दे सकती है अपने संस्कारों को बचाने में, संस्कृति को बचाने में और बुजुर्गों को बचाने में? आप दोनों शिक्षक हैं, आप दोनों अगर इसको बताएं तो बेहतर है। हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो तो सब टाइम बोलता है कि आप आपका पेरेंट्स को रेस्पेक्ट से रखो, उनको फैमिली का अंदर ही रखो। जब भाई साहब जैसा बताया कि जब फोर्स्ड होकर आप बाहर रहते हैं, दूसरे फैमिली का बाहर, गांव से बाहर, कि एक शहर में एक साथ नहीं रह पाएंगे बिकॉज ऑफ अदर कॉस्ट्स, तो वो टाइम में क्या कर सकते हैं? वो टाइम में एटलीस्ट उनका ख्याल तो रख सकते हैं, उनका खबर तो ले सकते हैं और कुछ तो सपोर्ट कर सकते हैं। वही सब इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, जो मॉडर्निटी आ रही है, जो इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, उसको आप लेक्चर देके या सुझाव देके तो नहीं बदल सकते। लेकिन अब ये सुझाव हम देते रहें कि आपको भेजना चाहिए और ना भेजें, इसमें कानूनी इंटरवेंशन की क्या गुंजाइश है? और मैं समझता हूँ है 2007 का जो एक्ट जिसका जिक्र आप लोगों ने किया, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन, इसमें बिल्कुल मैंडेटरी है, अगर बच्चा नहीं भेजता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नॉट ओनली बच्चे की बात, अपने बच्चे की बात नहीं है, ये रिलेटिव्स के ऊपर भी है। और रिलेटिव को कैसे डिफाइन करना है, जो उसके प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिल सकता है। लेकिन मैं समझता हूं इस एक्ट में कोई टीथ नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिलेटिव कौन है उस पर लीगल झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है ये कानूनी दायरे को ढंग से देखना चाहिए और उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल मोहिनी गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे प्रोग्राम को राष्ट्रीय मुहिम बनाने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? आपने संकेत किया कि जब तक पॉलिटिकल लोग इसमें आगे नहीं आएंगे, जब पॉलिटिकली इसको दिशा नहीं दी जाएगी, तब तक शायद इसको सही तरीके से पालन नहीं किया जा सकता, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में इस समय एक
ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी वाली सरकार भी है जो संस्कृति को, समाज को ज़्यादा बढ़ावा भी देती है, तो उससे भी क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो कम से कम राजनीतिक रूप से इस समाज को और देश को और सरकार के रूप में भी इस बुजुर्गों की या वृद्धों की प्रॉब्लम को सही तरीके से डील करे? बहुत आशाएं हैं सरकार से, क्योंकि आपने कहा ये सरकार जो है इसको संस्कृति और प्रेम और ये सब भावनाएं हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे पॉलिसीज़ को वो ध्यान देंगे, और जो पॉलिसी अगर उनको नहीं भी पसंद आए पिछली बनी हुई तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें अपने हिसाब से कम कुछ लागू तो करें, ताकि हमारे बुजुर्गों को ये तो पता चले कि सरकार भी हमें सहायता करने के लिए तैयार है, या आज हम भी एक वोट बैंक हैं और हमारा भी एक नाम है, तो उस वोट बैंक को किस तरह से आप सुलझा सकते हैं, तो ये भी करने की आशा हम रख सकते हैं। लेकिन अंत में मैं आपसे केवल ये कहूँगी कि ये सारा झगड़ा जो है केवल प्रेम का है। तो अगर हम किसी भी तरह देखें कि हाउ कैन वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लव, जब तक हम उस प्रेम को नहीं बढ़ाएंगे एक माता पिता के बीच में और एक पुत्र के बीच में या पुत्री के बीच में, तब तक ये हमारा मसला सुझाव नहीं होएगा। हम सामाजिक रूप से कई सहायता करें, हम कितने हेल्थ मिशंस बना दें, हम कितनी और चीज़ें करें, लेकिन सबसे पहले हमको उनको सिखाना है प्रेम करो, आदर करो। जी, सारा मसला प्रेम का है, और प्रेम के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक रूप ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, एक रूप ये हो सकता है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बुजुर्गों का ख्याल रखें, एक रूप ये भी हो सकता है कि समाज में जो अपने मतलब अपने एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे जिसको हमने कहा फ्रेंड्स आर न्यू फैमिली, वो भी अगर अपने सहयोगियों का ख्याल रखें तो उससे भी कुछ शायद इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हम जिस समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं कम से कम वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने और लोगों के अंदर जागरूकता आए कि अगर आने वाले दिनों में आबादी बढ़ रही है, वृद्धों की आबादी बढ़ रही है, तो उस समस्या से निपटने के लिए या उनको भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सुरक्षा देने के लिए कुछ कदम बढ़ाए जाएं, कुछ आगे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी नमस्कार।